नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाला है। अभी आरपीएससी के द्वारा ईओआरओ की परीक्षा पिछले संडे को आयोजित करवाई गई है। 14 मई को 2 शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम आयोजित हुई थी। तो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स में से कितने क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, टाइटल भी लिख दिया है कि जो पेपर हुआ था, यानी कि 120 क्वेश्चन आए थे 120 के। अब 120 में से हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं उनके ऊपर अपन यहाँ से डिटेल में चर्चा करेंगे। विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पेज कौन सा प्रश्न कौन से पेज से उठा है, कौन और कितने क्वेश्चन मिले हैं। 95। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पहली शिफ्ट का है जो 14 तारीख को एग्जाम हुई थी। उसमें फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 95 प्लस क्वेश्चन यानी कि 120 में से 95 क्वेश्चन क्या हुए हैं, सीधे सीधे इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स में से मिले हैं। तो आप मैच कर सकते हो। और बात करेंगे ईओआरओ वाला जो पार्ट है उसमें से कितने मिले। ईओआरओ वाले पार्ट में 30 प्लस क्वेश्चन मिल गए हैं अपने। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज बताई थी वो अलग है, उसमें से मिले हैं। तो वो तो मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं है। अगर बीच बीच में कोई क्वेश्चन होगा मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने इन्फ्यूजन नोट्स के ऊपर विश्वास जताया उनको पता है, जिन्होंने नोट्स खरीदे हैं वो बुक सामने खोल कर ये मैच कर सकते हैं कि वास्तव में मैं जो बता रहा हूँ वो सही है गलत है। पेज नंबर बताऊंगा कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिएगा और पेज नंबर वो मैच कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों ने नोट्स नहीं खरीदे हैं या टेस्ट सीरीज में उन्होंने भाग लिया था, टेस्ट सीरीज की जो वीडियो बनाए थे वो देखे हैं उन्होंने, तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं बीच बीच में वो बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कौन कौन से अपने यहाँ से आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगर पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया। कितने में विभाजित किया, ये तो आपका प्रश्न आया था। इसका जो सही जवाब था वो 5 था। अब देखते हैं कि भाग नंबर 1, जो अलग अलग भाग बनाए थे, अलग अलग पार्ट बनाए थे हमने नोट्स के, उसमें जो पहला भाग है उसमें पेज नंबर 289 पर ये प्रश्न है वो अवेलेबल है। ये देखिएगा, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 बोलियों में वर्गीकृत किया था। ये विथ प्रूफ है, ये कंटेंट है और ये पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे अपना infusionnotes.com, ये हर बुक के पेज के ऊपर अपन लिखते हैं, तो आप मैच कर सकते हो। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। कौन से दुर्ग होते हैं जो जल से घिरे हुए हैं। दुर्गों की अलग अलग श्रेणी है, तो उसमें जो आपका सही जवाब है वो ये होगा। औद्योगिक दुर्ग है वो होते हैं। ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 194 देखिएगा। भाग नंबर 1, ये देखिएगा, औद्योगिक दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये दुर्ग चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोड का दुर्ग है, ये जल दुर्ग हैं जो औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में ये आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो, पेज नंबर 194 के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, अगला जो प्रश्न आया था वो देखिएगा। आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है प्यारे बच्चों, गुर्जर प्रतिहार में। कौन सा कहाँ पर अवेलेबल है, भाग नंबर 1 पेज नंबर 175 और 190 के ऊपर ये प्रश्न अवेलेबल आपका। ये देखिएगा, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार या नाहमारू शैली है। हर्षद माता आभानेरी हर्षनाथ मंदिर सीकर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 175
75 के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा पेज नंबर 190 के ऊपर भी हर्ष माता जो मंदिर आबानेरी दोसा हर्षद माता, यह मंदिर 8वीं सदी का है। इसका निर्माण चौहान वंश के राजा चांद ने करवाया था। तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा है, देखिएगा पेज नंबर 190 के ऊपर भी अवेलेबल है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीमणियां कहा जाता है। जो गले के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तीमणियां कहा जाता है। कहाँ पर अवेलेबल है? भाग नंबर 1 पेज नंबर 346। ये देखिएगा नीचे, गले के अंदर जो पहना जाता है, ये जो कंठी, कंठसरी, सुगाली जिसको हंसली कहते हैं, या गलपटिया, आड़, चंद्रहार, चंपाकली, ठूसी, तुलसी, टीमणिया। तो अभी जो प्रश्न में आया था वो क्या था? जो गले के अंदर पहना जाता है महिलाओं के, तो उसको क्या कहा जाता है? टीमणिया कहा जाता है। पेज नंबर 346 के ऊपर अवेलेबल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो संत दादू दयाल को किसको कहा जाता है? संत दादू दयाल को। भाग नंबर 1 और पेज नंबर 310। ये देखिएगा, इसके प्रवर्तक दादू दयाल जी थे, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जो है आप यहां से मैच कर सकते हो। ये देखिएगा, संत दादू दयाल के बारे में यहां पर कंप्लीट से जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल को लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। भाग नंबर 1 पेज नंबर 193 के ऊपर अवेलेबल है। देखिएगा, पीर अब्दुल्ला की दरगाह कहां पर है? बांसवाड़ा। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़ में है। तो भाग नंबर 1 में पेज नंबर 193। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो वो नदी है कांकनी नदी। भाग नंबर 2 पेज नंबर 30। कांकनी नदी है। तो ये देखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी है जो कुछ दूरी तक प्रभावी होकर राज्य में अपने क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इसलिए आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है, जैसे कांकनी नदी है। तो आपने अगर इनफ्यूजन नोट्स का कंटेंट पढ़ा है, जिन बच्चों ने कंटेंट पढ़ा है उनको पता है कि हमारी टीम जो कंटेंट बना कर देती है उसकी भाषा कैसी सरल और सटीक होती है कि नहीं होती है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, रुक गए हैं, आगे किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, एसआई की भी आएगी, आरएस की भी आएगी, अगर आप उन बड़ी भर्तियों की तैयारी करने की सोच रहे हो तो एक बार इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ के देखिएगा। सैम्पल नोट्स आप पहले पढ़िएगा, सैम्पल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हमारी जो वेबसाइट है infusionnotes.com, वहाँ से आप सैम्पल नोट्स पढ़ सकते हो। सैम्पल नोट्स से आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो कैसे हैं, उनकी भाषा कैसी है, आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्यमाही 56 के बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें रूप में जाना जाता है, उन्हें कौन से रूप में जाना जाता है? वालरा। और ये भाग नंबर 2 और पेज नंबर 73 के ऊपर है। आदिवासियों में ये वालरा नाम से जानी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों की वालरा, चीमाता में मैदानी क्षेत्रों की वालरा दजिया कहलाती है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर अवेलेबल है, इसका उत्तर। चलिए अगला देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। भाग नंबर 1 पेज नंबर 153। तो ये देखिएगा, मेवाड़ में प्रजामंडल, उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय श्री माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो वित्त प्रूफ आपको बताया जा रहा है कि हमारे जो नोट्स हैं उनमें से कौन से पेज से क्वेश्चन मैच हो रहा है, बिल्कुल आपको यहाँ पर वित्त प्रूफ बताया जा रहा है। देखिएगा पेज नंबर 153 से। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं?
तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? धोखड़ा प्रकार के। भाग नंबर 2 पेज नंबर 63 देखिएगा, यहाँ से धोंक कहते हैं या धोखड़ा कहते हैं। राजस्थान में अधिक यानी कि लगभग 60% धोंक वृक्ष पाया जाता है। राजस्थान की जो भूमि है उसके ऊपर 60% इस प्रकार के वन ही पाए जाते हैं। तो ये पेज नंबर 63 के ऊपर अवेलेबल है। चलिए अगला जो प्रश्न है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, क्या कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। भाग नंबर 2 पेज नंबर 70 ये देखिएगा, इस प्रकार की लेटेराइट मिट्टी राजस्थान में दक्षिणी भागों में पाई जाती है, यानी कि डूंगरपुर एरिया में ये पाई जाती है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगला देखिएगा, राजस्थान में सामान्य वित्तीय लेखा नियम यानी कि सामान्य क्रय एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिविष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई है? तो ये भाग नंबर 3 और पेज नंबर 64 के ऊपर अवेलेबल है। देखिएगा, जो निविदाओं से संबंधित है, 1 लाख की सीमा तक सामान क्रय करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। निविदा प्राप्त करने की जो ये प्रक्रिया है, विज्ञापन खुली है। तो इस पेज के ऊपर आपका ये देखिएगा 1000 से अधिक हो सकती है। पूरा का पूरा इसमें आपका मैच हो रहा है। तो निविदा से संबंधित नियम है, नियमों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो आप पूरा यहाँ से मैच हो रहा आपका प्रश्न, आप यहाँ से देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो छोटे जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर ये देखिएगा आपका मिलेगा। भाग नंबर 3 और पेज नंबर 2 के ऊपर अवेलेबल है। ये देखिएगा, नगरपालिका की स्थापना में लघुत्तर नगरीय क्षेत्र यानी नगर परिषद की स्थापना उसके अंदर होनी चाहिए। जो पहली शिफ्ट है आपका इसमें प्रश्न मिल गया है। अगला है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी। उत्पाद शुल्क उसकी नहीं होगी। भाग नंबर 3 और पेज नंबर 22 ये आपका इसमें उद्यत करके नागरिक सेवाओं व्यवस्था के लिए ये पूरा बाहरी कर है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उपभोक्ता उद्योग करने की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी इसके अंदर है, वो बता दी गई है। और ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी बताया था। तो आप टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल सेम का सेम प्रश्न मिल रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने वाली कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश कर सकती है? तो 10 साल। ये प्रश्न भी आपका टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिएगा नोट्स के अंदर भाग नंबर 3 पेज नंबर 83 ये यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिएगा, निष्पादन योजना को तैयार करने के लिए परिप्रेक्षित समयावधि क्या रहती है? तो ये 10 साल की रहती है। यहाँ पर ये आपका प्रश्न अवेलेबल है, मैच कर रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग है, वो समीक्षा करेगा। भाग नंबर 3 पेज नंबर 18 के ऊपर अवेलेबल है। राज्य वित्त आयोग है, देखिएगा नगरपालिका वित्तीय पुनरावलोकन है वो करेगा। आपका यहाँ पर ये मैच हो रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर सकता है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 20 के ऊपर अवेलेबल है। ये देखिएगा, तत्काल अपेक्षित कर्मों के नगरपालिका निधि में अस्थायी संदाय, तो इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है वो दी गई है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर हु टू प्रश्न नहीं मिला, कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो पेज दिया है, कंटेंट दिया है उसमें से ही मिल रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि तुक्का हम मारें, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको इसमें बताया जा रहा है। सेम का सेम तो कैसे, थोड़ी बहुत प्रश्न की भाषा आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो कंटेंट पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन मैच हुए हैं। 95 क्वेश्चन आपको विद प्रूफ में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत
नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो ये है भाग नंबर 3 पर पेज नंबर 60 के ऊपर है। नगर पालिका के कार्य काल का निरीक्षण करने की शक्ति है वो दी गई है। देखिएगा, नगर पालिका के कार्यकाल का निरीक्षण की करने की शक्ति है वो इसके अंदर निहित है। तो ये आपको 2 लाइन इसमें पढ़ लेनी है। तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न है वो मैच कर रहा है। अगला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 यानी कि सामान्य क्रय और अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती। तो इनमें से कोई नहीं है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 64। तो ये देखिएगा पेज नंबर 64 1 लाख की सीमा के लिए और एक के लिए निविदा है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दी हुई है, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। और ये प्रश्न आपका टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने आपको बताया है, तो वहां भी अवेलेबल है, वहां से भी चेक कर सकते हो। भाग नंबर 3 पेज नंबर 83, भाग नंबर 3 पेज नंबर 83, ये देखिएगा ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। 2,000 रुपये 5,000 रुपये तक का इसमें देखिएगा ऑप्शन भी दिया हुआ है। 5,000 रुपये तक का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आप यहां से इसको मैच कर सकते हो। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल के लिए भेद किया गया है? तो ये इसका है धारा 204 में उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 42, ये देखिएगा मल व वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना है, इसमें पूरा उल्लेख इसके अंदर किया गया है। तो ये अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बना है और कहां से किस प्रकार से उठाया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका जो अधिनियम 1974 है, नियम 1974 है, सामान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय और निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? तो ये होगी 1 सप्ताह की। और ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी बताया है, दोनों जगह आपका मैच हो रहा है, अपने नोट्स में से भी मिल रहा है और टेस्ट सीरीज जो मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको वहां भी एक क्वेश्चन मैच हो रहा है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 64, ये देखिएगा 1 लाख तक की सीमा का सामान क्रय के लिए 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह का आपको समय मिलेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर विद प्रूफ आपको ये बताया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम नियम 1974 सामान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामलों में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो वित्त समिति के पास। भाग नंबर 3 पेज नंबर 18, राज्य वित्त आयोग के पास। राज्य वित्त जो वित्तीय स्थिति है उसका पुनरावलोकन है वो करेगा। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मैच हो रहा है। वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में शुल्क पृथक पर जो नगर पालिका समुदाय है वो करने का इसमें प्रावधान है दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है वो आप देखिएगा और उसकी अपन करेंगे समीक्षा आगे। प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका नियम अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्डों की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी। पेज नंबर 11 भाग नंबर 3 अपने नोट्स में से। तो ये देखिएगा अभिरक्षा के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य इसमें दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 यानी कि कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए
कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? कितने सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? एक तिहाई। जितने जो सदस्य होते हैं उनमें एक तिहाई सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी एक क्वेश्चन अवेलेबल है, नोट्स में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, दोनों जगह है। भाग नंबर 3 पेज नंबर 12, ये देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है। एक तिहाई सदस्यों द्वारा उस निर्देशों जो करने के प्रस्तावित किया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा ये मैच हो रहा है। तो ये पेज नंबर 12 है, आप इसको मिलान कर सकते हो। अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो 1000 रुपये। और भाग नंबर 3 पेज नंबर 64, भाग नंबर 3 पेज नंबर 64, ये देखिएगा, एकल निविदा प्रणाली को ऐसे मामलों में अंगीकृत किया जाएगा जिसमें क्रय किए जाने वाले सामान या माल का अनुमानित मूल्य 1000 रुपये से अधिक हो। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न दे दिया, कहीं भाषा ही चेंज नहीं हुई। आप यहाँ आराम से चेक कर सकते हो, सीधा सीधा प्रश्न बनाया गया है। कोई इस प्रकार जो इस बार आरपीएससी ने बहुत ही इजी तरीके से जो प्रश्न है वो बनाए हैं। पहली शिफ्ट में है वही मिलते जुलते प्रश्न है, वो दूसरी शिफ्ट में भी तैयार किए गए हैं। तो पेपर है जो बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। तो इसमें क्या है, कट ऑफ थोड़ी आपकी इस बार ज़्यादा जाने की संभावना है प्यारे बच्चों। तो उसमें आपको देखना है आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर में आपके कितने क्वेश्चन है, कितना स्कोर आपका हो रहा है। तो इससे अपन क्या है आइडिया लगा लेंगे कि एक रेशियो निकालेंगे कि कितनी कट ऑफ क्या है रह सकती है। वो तभी अपन निकाल सकते हैं जब आप अपने पेपर का जो सॉल्यूशन करके क्या आप बताओगे कि इतना स्कोर मैं कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे अपन देखेंगे कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है? तो नगर निगम भी होता है, नगरपालिका होता है, नगरपालिका बोर्ड भी होता है, लेकिन राज्य परिषद है वो नहीं होता है। तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 1, ये देखिएगा, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित नहीं हो, तो ये यहाँ पर आपका इसमें बिल्कुल पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 6 समितियों का। भाग नंबर 3 पेज नंबर 13, तो ये देखिएगा, ये जो 6 समितियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कार्यपालिका समिति की अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका उससे अनाधिक सदस्यों से मिलकर बने निम्नलिखित समितियों भी गठित होंगी। तो कितनी होंगी? 6 होंगी। ये देखिएगा, वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधियां समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति। ये 6 समितियां हैं, उनका गठन है वो होगा। तो ये आपका पेज नंबर 13 के ऊपर अवेलेबल है कंटेंट। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो ये धारा है 55, 61 और 337। भाग नंबर 3 पेज नंबर 67, ये देखिएगा, ये इसमें दिया गया 55, 61, 337। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो उस समिति का सदस्य होता है नगरपालिका का अध्यक्ष। भाग नंबर 3 पेज नंबर 13, नगर समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नगरपालिका अध्यक्ष। यदि किसी समिति का सदस्य है तो उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। बिल्कुल ऐसी किसी लाइन उठाई गई सीधी की सीधी, कहीं प्रश्न को कहीं घुमाया ही नहीं गया है, सीधा का सीधा पूछा गया है। अगला है,
राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 यानी कि समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल। कितनी होती है? न्यूनतम आयु 25 साल होती है। और ये का यही प्रश्न मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज करवाई थी उसके अंदर बताया था प्यारे बच्चों। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वहां से ये प्रश्न है वो चेक कर सकते हो। नोट्स में से आप मैच कर रहे हो तो देखिएगा भाग नंबर 3 पेज नंबर 12, भाग नंबर 3 पेज नंबर 12, ये देखिएगा पूरा का पूरा इसमें है। 5 से अनाधिक ऐसे अन्य सदस्य जो 25 वर्ष की आयु से कम न हो, जो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हो, नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। अब ऐसा का ऐसा प्रश्न आपका यहाँ से उठा लिया गया है, तो और क्या कर सकते हो? कंटेंट तो ऐसा ही होता है। कई जो कोचिंग वाले हैं, कई जो नोट्स वाले हैं, वो तो ऐसा बताते हैं कि दूर दूर तक उनका क्वेश्चन मिलता नहीं है, फिर भी वो मैच करवा देते हैं। अपना आप बाकायदा यहाँ से चेक कर सकते हो। ये प्रश्न देखिएगा और इसमें देखिएगा क्या कोई टेढ़ा थोड़ी है। वार्ड समिति के अन्य सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर ये बता दिया है जो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो सीधा सा मतलब है कि 25 साल होनी चाहिए बस। इसमें क्या कोई टेढ़ा प्रश्न घुमाया नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पर मैच कर सकते हो। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और अन्य उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो इसका प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है? धारा 61 के अंदर है, भाग नंबर 3 पेज नंबर 14। ये देखिएगा, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं हो, तो नगरपालिका प्रवक्त नियमों के अनुसार किसी अध्यक्ष या निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य है वो सारा का सारा उसको क्या है? सौंप सकती है। तो ये देखिएगा इसके अंदर बाकायदे यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप यहाँ से मैच कर सकती हो। और यहाँ पर धाराएं हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। शक्तियां, कर्तव्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे, तो ये कंटेंट आप अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको बाकायदा पूरी की पूरी जानकारी है, पूरी राम कहानी इसमें समझ में आ जाएगी। अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ सकता है? तो 5,000 रुपए तक, भाग नंबर 3 पेज नंबर 15। ये देखिएगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल इसके अंदर बताया गया है। ये जानबूझकर अर्जित करता कोई या दंड न्यायालय के समक्ष दोष सिद्ध हो जाता है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपए तक की हो सकती है। यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना कर सकता है वेस्ट से बेस्ट, यानी कि वेस्ट से बेस्ट। ये आपका इसमें सही है, भाग नंबर 3 पेज नंबर 69। तो ये देखिएगा इसमें बाकायदा इसमें दिया गया है, यहाँ पर आराम से आप मिलान कर सकते हो वेस्ट से बेस्ट के बारे में। 2.0 यानी कि अक्टूबर 2023 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसकी अवधि 2026 तक कर दी गई है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सारी की सारी जानकारी इसमें बता दी गई है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? तो मनरेगा जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मनमोहन सिंह सरकार के अंदर शुरू की गई थी योजना मनरेगा, उसी के अनुरूप ये इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, शहरी जो गारंटी योजना है वो शुरू की गई है। उसमें 50,000 रुपये तक का ऋण भी ब्याज मुक्त है वो दिया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये देखिएगा इसमें भाग नंबर 3 पेज नंबर 69 इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना है, शुरुआत ये की गई। उद्देश्य है इसका जो कमजोर वर्ग के असहाय लोग हैं उनको 100 दिवस की रोजगार गारंटी है
वो उपलब्ध करवाना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके अंदर है, वो दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो शहरी आजीविका के साथ विलय कर दी गई वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, भाग नंबर 3 पेज नंबर 79। और ये प्रश्न मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी बताया था, तो वहां भी आप मैच कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर मैच हो रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNLM है, जो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय सरकार के द्वारा है, ये शुरू की गई है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ये है, मैच हो रहा है। अगला है, इंदिरा गांधी अर्बन यानी कि शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान की जाएगी? तो 50,000 रुपये तक का। और ये प्रश्न मैंने आपको ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है, टेस्ट सीरीज के अंदर बताया था। इसकी भाषा भी चेंज नहीं हुई है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ऐसी की ऐसी भाषा है, बिल्कुल जैसे मानो कि कॉपीराइट ही किया हो, बिल्कुल ऐसा ऐसा का प्रश्न आ रहा है। 50,000 रुपये तक का मैंने आपको बताया था, भाग नंबर 3 पेज नंबर 70 के ऊपर अपने यहाँ अवेलेबल है। तो ये देखिएगा, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न मिल रहा है, इसमें आप क्या कहोगे कि सर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी शहरी योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो संकल्प था वो क्या था? कि रात को कोई भी भूखा नहीं सोए, सब खाना खा के सोए। और ये ऐसा कैसा ही ऑप्शन था अपने जो टेस्ट सीरीज का प्रश्न था उसके अंदर भी। यहाँ पर देखिएगा जो कंटेंट उसमें कहाँ मिल रहा है, भाग नंबर 3 पेज नंबर 69 देखिएगा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिएगा कि देखिएगा क्या लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी का, कोई भी भूखा नहीं सोए। यही इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई की शुरुआत है। 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत है, कोरोना काल में इसकी शुरुआत है, की गई थी कि कोई भी व्यक्ति, प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए। ये देखिएगा पेज नंबर 69 के ऊपर ऐसा का ऐसा ही मैच हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कौन सा है? शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन हो, यही इसका क्या है? अमृत योजना का प्राथमिक है। तो ये देखिएगा भाग नंबर 3 पेज नंबर 69। तो यहां पर देखिएगा कौन सी, हाँ ये अमृत योजना ये रही। ये देखिएगा केंद्र सरकार की योजना है और अमृत योजना का फोकस नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना, आधारभूत ढांचे वो उपलब्ध करवाना, और जो भी इनको नल की सुविधा है वो सारी की सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप यहाँ से इसको है मैच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो वो स्थान है गणेश्वर। कौन सा स्थल है? गणेश्वर, भाग नंबर 1 पेज नंबर 7। ये देखिएगा सीकर जिले में नीमकाथाना स्थान से कुछ दूरी पर गणेश्वर नामक स्थान से उत्खनन में ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए। ये स्थान कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न मिल रहा है प्यारे बच्चों, कहीं कोई घुमावदार नहीं है। infusionnotes.com अपना नीचे लाइन भी दी हुई है और ये पेज नंबर 7 है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना यानी कि HRDAY का सही पूर्ण रूप है? सही पूर्ण रूप है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, भाग नंबर 3 पेज नंबर 70। भाग नंबर 3 पेज नंबर 70। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर ये मेल, ये एक सेकंड क्या है, राष्ट्रीय शहरी विकास योजना।
राष्ट्रीय शहरी विकास एवं वृद्धि योजना है, हृदय योजना, इसका उद्देश्य ये है। ये सारी की सारी जानकारी अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इसमें हु टू ऐसा कैसा ये मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता है, सीवी के रूप में जाना जाता है। भाग नंबर 1 पेज नंबर 9 और 27 के ऊपर अवेलेबल है। तो चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सीवी जनपद के सिक्के तथा गुप्त कालीन के अवशेष प्राप्त हुए थे। सीवी जनपद की राजधानी भी रही है। तो ये यहाँ पर आपका कंटेंट है, बिल्कुल ऐसा कैसा मिल रहा है। और यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास है, इसमें भी इसकी जानकारी यहाँ पर है वो दी गई है। अगला देखिएगा, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था? तो बप्पा रावल ने। पेज नंबर 1 पेज नंबर 69 और भाग नंबर 1 बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी स्थित मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था 734 ईस्वी के अंदर। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न मिल रहा है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राव चुन्ना ने। और भाग नंबर 1 पेज नंबर 62 यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल राव चुन्ना। ये देखिएगा, चुन्ना ने परिहारों के साथ मिलकर मंडोर को मालवा के सूबेदार से छीन लिया था तथा मंडोर को अपनी राजधानी भी बना लिया था। तो प्यारे बच्चों, ऐसा का ऐसा प्रश्न मैच हो रहा है। अगर ऐसे प्रश्न मैच होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारी टीम को बहुत ही खुशी होती है। और जिन बच्चों ने हमारे नोट्स खरीदे हैं, पढ़े हैं, तो उनको पता है। और प्यारे बच्चों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन्फ्यूजन नोट्स का जो कंटेंट आपने लिया है, नोट्स लिए हैं, आपको कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर कमेंट करते हो तो हमें बहुत खुशी होती है और इससे हमें एक एनर्जी मिलती है और एक नया कंटेंट और बेहतर कैसे बनाएं आपके लिए, इसी उम्मीद के साथ हम क्या है आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो कोर्स होगा SIRS वाला, उसमें भी बहुत शानदार धमाल अपन मचाने वाले हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक क्या है फैला था? तो विराटनगर है, वो इसमें सही है। भाग नंबर 1 और पेज नंबर 7 ये देखिएगा, विराट यानी कि विराट के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न यहां पर मिल रहा है। अगला देखिएगा, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। तो बिंदोला गीत गाया जाता है, बिनोरा, लोकल भाषा में बिनोरा भी बोला जाता है उसको। और जो पढ़ाई की भाषा है उसके अंदर हिंदी भाषा में इसको बिंदोला के नाम से जाना जाता है। तो बिंदोला गीत गाया जाता है। बनोरी, और दुल्हन की बात करें तो उसकी होती है बिंदोली, बिनोरी के नाम से जाना जाता है, बिनोरी निकाली जाती है। भाग नंबर 1 पेज नंबर 248 251। तो ये देखिएगा, बन्ना बनी के लिए विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गीत गाए जाते हैं। बन्ना बनी के लिए बिंदोला गीत है, घोड़ी। और ये देखिएगा, सारे के सारे यहाँ पर इसमें आपके क्या है मैच हो रहे हैं। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार के क्या तात्पर्य है? लालर से क्या तात्पर्य है? ये लोकगीत हैं, लोकगीत हैं, लोक भाषा के गीत हैं। भाग नंबर 1 पेज नंबर 249 ये देखिएगा, पटेलिया, बिछिया, लालर, ये क्या है? लालर लादेर है, होली के दिनों में गीत गाया जाता है। नंदल्ला बीरा लालर लादेर, ऐसा एक धमाल के रूप में गीत गाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पटेलिया, बिछिया और लालर। अब लालर क्या होती है वो तो जो गीत गाते हैं उनको ही पता है, अपने को तो पढ़ना है और अपनी परीक्षा पास करनी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्यों का वर्णन है इसमें मिलता है? तो ये है रासों के अंदर। भाग नंबर 1 पेज नंबर 295। ये रासों के बारे में यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें उनके युद्ध अभियानों व वीरतापूर्ण कृत्यों के विवरण के साथ उनके राजवंश,
का विवरण भी मिलता है। विशलदेव राजस्व, पृथ्वीराज राजस्व आदि मुख्य राजस्व के क्या है, ये ग्रंथ है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर मेल हो रहा है। पेज नंबर 295 के ऊपर एक क्वेश्चन है जो मिल रहा है। अगला है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। भाग नंबर 2 पेज नंबर 94। तो ये देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका निर्माण आधारशील तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद सिंह वल्लभ के द्वारा किया गया जाता। तो ये बिल्कुल मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूरा का पूरा इसमें डिटेल से यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 94 के ऊपर। अगला देखिएगा, कौन सा देश इस वर्ष में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? महिला अंतरिक्ष को तो सऊदी अरब है जो भेजने के लिए तैयार है। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में जो हम प्यारे बच्चों आपके साथ शेयर करते हैं डेली करंट अफेयर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और जो प्यारे बच्चे व्हाट्सएप पे भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी करंट अफेयर है उपलब्ध करवाते हैं। तो 16 फरवरी को जो इंडिया करंट अफेयर की जो पीडीएफ हमने बच्चों के साथ शेयर करी थी, उसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 8 है, ये ऐसा कैसा प्रश्न है। तो आप वहां से भी इसको मैच कर सकते हो प्यारे बच्चों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका ये देखिएगा। अगला देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? अजय बंगा। 6 मई को ये इंडिया करंट अफेयर का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 3। और करंट क्विज जो 12 मई को हमने शेयर करी थी वो है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है करंट अफेयर का। ये ऐसे करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हमने शेयर किए थे। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मोटरिंग एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया था? ये 14 जनवरी को हमने राजस्थान करंट अफेयर का शेयर किया था। ये फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है वो देखिएगा, कौन सा देश इस वर्ष अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए तैयार है? सऊदी अरब के अंदर, और सऊदी अरब है। 16 फरवरी को करंट अफेयर का प्रश्न है वो शेयर किया था। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने 14 जनवरी को राजस्थान करंट अफेयर का ये प्रश्न नंबर 7 है जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, आपके साथ है। तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हो, ऐसा कैसा प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, इंडियन बैंक वाला मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इसके अलावा ये भी हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। दक्षिणी पश्चिमी पीडीएफ का है, पेज नंबर 173वां प्रश्न है, पीडीएफ का 173वां प्रश्न है। पीडीएफ जो हमने सीटी एग्जाम के लिए बच्चों के साथ शेयर करी थी उसमें 173वां प्रश्न है, ये अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। पहली शिफ्ट के अंदर जो यूआरओ के प्रश्न मिले हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। हाल ही में कमांड ने राजस्थान तहत रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति, जो अभी अभी मैंने प्रश्न बताया वो है। और इसके अलावा ये सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, इसके अलावा डेली करंट अफेयर हम बच्चों के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप वहां से क्या है मेल कर सकते हो, मैच कर सकते हो। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो वो है जम्मू कश्मीर। तो 11 फरवरी को हमने जो इंडिया करंट अफेयर का क्वेश्चन शेयर किया था उसमें प्रश्न नंबर 2 है, आप वहां से इसको है बिल्कुल मैच कर सकते हो, देख सकते हो वहां से। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, यह भी मैंने ये देखिएगा यहाँ पर अवेलेबल है, बता दिया है। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 5 पहली शिफ्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आए थे। दोनों के दोनों प्रश्न है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी T20
महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था, तो कौन सा देश था प्यारे बच्चों? दक्षिणी अफ्रीका। और ये प्रश्न 28 फरवरी इंडिया करंट अफेयर का प्रश्न नंबर 6 है, और 1 मार्च इंडिया करंट अफेयर का प्रश्न नंबर 7 है। तो आप जो हम बच्चों के साथ करंट अफेयर शेयर करते हैं, वहां से ये क्या है, उसको मैच कर सकते हो, मिलान कर सकते हो। ये देखिएगा, दोनों के दोनों मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सारे के सारे। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, भाग नंबर 1, पेज नंबर 355। ये देखिएगा, अल्लाह जिलाबाई के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सारी की सारी प्रख्यात मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा इसके बारे में बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी गिरती है प्यारे बच्चों? भाग नंबर 2, पेज नंबर 30, माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही, सोम, जाकम, सागरमती, पश्चिमी बनास, लूणी इत्यादि है। तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में इसमें बारे में बताया गया है। अगला देखिएगा, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो श्री गंगानगर, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहर से सिंचाई होती है, तो इसमें गंगानगर में है, वो टॉप में है, सबसे पहला है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, श्री गंगानगर होगा। भाग नंबर 2, पेज नंबर 92। ये देखिएगा, राजस्थान में नहरों से लगभग 29.7% 60% सिंचाई होती है। सबसे अधिक नहरों से सिंचाई श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होती है। दोनों जिले हैं, उनमें नहरों से सिंचाई होती है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? मावट की वर्षा होती है। भाग नंबर 2, पेज नंबर 3 और 24 दोनों के ऊपर है, अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा, मावट की जो वर्षा है, मावट, महावट, शीतकाल, अलग अलग नाम होते हैं। विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ तथा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल में होने वाली जो वर्षा, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, जो मावट की वर्षा होती है, वो उपयोगी मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, मावट के बारे में यहाँ पर भी बताया हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को। भाग नंबर 2, पेज नंबर 61 देखिएगा। राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियों का प्रकार है खेजड़ी। इसे राजस्थानी भाषा में शिमलो तथा धार्मिक ग्रंथों में सम्मी के नाम से भी जाना जाता है। कल्पवृक्ष, मरुस्थल का सागवान, सफेद किक्कर, राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल से दी हुई है जानकारी। तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल मैच कर सकते हो प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928 है। और ये मैंने आरपीएससी की जो एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की, उस समय एक जो जनगणना के आंकड़े हैं वो शेयर किए थे, यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बिल्कुल बाकायदा। आप यूट्यूब इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल है, वहाँ से चेक कर सकते हो, बिल्कुल सारे के सारे आंकड़े उसमें बताए थे। तो ये, और भाग नंबर 2, पेज नंबर 106 के ऊपर अवेलेबल है, देखिएगा। भाग नंबर 2, ये देखिएगा, बिल्कुल लिंगानुपात प्रति 1000, शहरी में इतना है, ग्रामीण में 933 है, और वैसे 928 है। ये देखिएगा 928 है। और यहाँ पर क्या अलग अलग करके बताया गया है, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण का 933। लेकिन इसमें क्या है, लिंगानुपात अगर कॉमन रेशियो निकाला जाए तो 900 कितना है, 28 है राजस्थान के अंदर लिंगानुपात। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ये प्रश्न है, मैच हो रहा है। अगला देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिला है वो प्रसिद्ध है। भाग नंबर 1, पेज नंबर 234। बंदेज के बारे में, ऐसा ही बंदेज होता है, देखिएगा,
ओढ़ना होता है एक प्रकार की तकनीक है जिसमें कपड़े को बांध कर रंग चढ़ाया जाता है। बंदेज के लिए जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी है, ये तीनों जिले क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी में सिक्कर चूरू झुन्नू आ गए, और बाकी जैसे जयपुर और जोधपुर है ये भी बंदेज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बीकानेर जिले के अंदर है प्यारे बच्चों शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें ऑप्शन 2 हो गया, भाग नंबर 2 पेज नंबर 19 देखिएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग, श्री गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग है, ये शुष्क जलवायु है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अगला देखिएगा, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो तांबा का है, भाग नंबर 2 पेज नंबर 159। ये देखिएगा, तांबा, तांबा राजस्थान में सबसे अधिक खेतड़ी नामक स्थान से निकाला जाता है। तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रश्न क्या है, आपका मैच हो रहा है। अगला देखिएगा, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 के अंदर है जो स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों? लाखेरी के अंदर। कहाँ पर हुआ था? लाखेरी के अंदर, भाग नंबर 2 पेज नंबर 88। ये देखिएगा, सीमेंट उद्योग के बारे में बिल्कुल यहाँ पर जानकारी दी हुई है। राज्य में सर्वप्रथम क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी के अंदर है सीमेंट संयंत्र है स्थापित किया गया था। तो पेज नंबर कितना है देखिएगा, पेज नंबर 88 के ऊपर है, अवेलेबल है। अगला है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 299 थे, भाग नंबर 2 पेज नंबर 177। ये देखिएगा, 1948 को 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। इस बार संविधान की पहली बार पढ़ाया गया था। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो बिल्कुल ऐसा का सेम का सेम प्रश्न आपका इसके अंदर है, वो मिल रहा है। अगला देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो कौन से देश से उधार ली गई है प्यारे बच्चों? रूस से, और भाग नंबर 2 पेज नंबर 215 2 और 182 के ऊपर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, इनकी परिणाम सोवियत संघ संविधान से ग्रहण की गई है। बिल्कुल ऐसा कैसा क्या है, संविधान के बारे में इसके डिटेल में रूस से मूल कर्तव्य सामाजिक आर्थिक वह राजनीतिक न्याय है। बिल्कुल ऐसा कैसा जो प्रश्न में पूछा गया है, ऐसा कैसा अपने कंटेंट में बुक के अंदर है, वो अवेलेबल है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग नंबर 3 में दिए गए हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है। अगला देखिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है उनके अंदर ये प्रावधान दिया गया है। भाग नंबर 2 पेज नंबर 219। ये देखिएगा, देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करने के लिए है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में किया गया है, डिटेल यहाँ पर दी गई है। बीकानेर के पलाना में कोयला के निष्पेक्ष हैं, लिग्नाइट भी कहते हैं उसको। तो भाग नंबर 2 पेज नंबर 165। ये देखिएगा, लिग्नाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का है, पलाना बीकानेर से है जो प्राप्त हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो हनुमानगढ़ करता है, भाग नंबर 2 पेज नंबर 76। ये देखिएगा, राजस्थान में कपास श्री गंगानगर में सर्वाधिक, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में क्या है, इसका उत्पादन है, होता है। तो यहां पर आपका बिल्कुल मिल रहा है। अगला है,
राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। भाग नंबर 2 पेज नंबर 259, राज्यसभा की बात करेंगे। ये देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर दिया, और राज्यसभा सदस्य के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कैसा दिया हुआ है। अगला है नियंत्रक लेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की जो अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो संसद के द्वारा है निर्धारित की जा सकती है। भाग नंबर 2 पेज नंबर 288, ये देखिएगा बिल्कुल जो शक्तियां कार्य हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शर्तें निर्धारित करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कैसा है वो दिया गया है। अगला है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। भाग नंबर 2 पेज नंबर 284, नीति आयोग की स्थापना, इस संस्था ने 1 जनवरी 2015 से कार्य करना प्रारंभ किया था। सॉरी। अगला है एयर इंडिया 2023 का कार्यक्रम 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में। करंट अफेयर का प्रश्न है। 29 जनवरी को हमने इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वो अवेलेबल है। ये देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ एक क्वेश्चन, ऐसे कैसे क्वेश्चन है मैच हो रहे हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यूके के अंदर है। 4 फरवरी इंडिया करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ये देखिएगा इसमें आपका बाकायदा बिल्कुल मिल रहा है। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, फ्रांस और यूएसए। जो करंट अफेयर का 8 फरवरी को क्वेश्चन हमने शेयर किए थे, तो प्रश्न नंबर 7 है वो अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो भाग नंबर 3 पेज नंबर 3 के ऊपर अवेलेबल है। राज्य सरकार के बारे में यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल वार्डों की अवधारणा राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? धारा 69। प्यारे बच्चों ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है भाग नंबर 3 पेज नंबर 16। ये देखिएगा करार, नियम, पट्टा, अनुदान आदि है, उनके बारे में नगरपालिका संपत्ति अर्जन का प्रावधान है वो दिया गया है। तो ये देखिएगा बिल्कुल आपका ऐसा कैसा प्रश्न मिल रहा है। अगला है भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? तो जोधपुर के अंदर हुई थी प्यारे बच्चों। पीडीएफ का प्रश्न नंबर 198वां है, तो आप चेक कर सकते हो। अगला देखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को है विश्व बैंक के रूप में नामित किया गया है। 6 मई को जो इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन शेयर किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ये अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगला देखिएगा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास ने। निरंजन संप्रदाय है उसकी स्थापना भाग नंबर 1 पेज नंबर 312 और 315 के ऊपर है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो हरिदास जी ने की थी। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले लोकपाल बने थे? कौन है जो पहले लोकपाल बने थे? पीसी घोष। भाग नंबर 2 पेज नंबर 294। तो देखिएगा ये न्यायमूर्ति पीसी घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था।
अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 62 साल की उम्र जो भी पहले हो। भाग नंबर 3 एक पेज नंबर 151। ये देखिएगा जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनमें 6 साल या 62 साल की जो भी उनमें समय पहले हो जाता है वही इतना इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2011 के अंदर। भाग नंबर 3 पेज नंबर 75। ये देखिएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो कमला बेनीवाल। भाग नंबर 3 पेज नंबर 104। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया था। अगला देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 318 में। भाग नंबर 3 पेज नंबर 152। ये देखिएगा अनुच्छेद 318 के अंदर है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की शर्तों के बारे में क्या है उल्लेख किया गया है। अगला है राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 200 सदस्य। भाग नंबर 3 पेज नंबर 112। ये देखिएगा राजस्थान की विधानसभा की सीटें 200 हैं, लेकिन प्रथम जो आम चुनाव वर्ष 1952 में हुए थे उस समय 160 सीटें थी, जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद 24 सीटों के साथ थी। और छठी विधानसभा वर्ष 1977 में राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हो गई थी। पहले कितनी थी? पहले 160 सीटें थी, लेकिन 1977 में कितने हो गई? 200 सीटें हो गई थी। तो यहाँ पर पूरा उल्लेख किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित जो प्रतिनिधित्व करता हुआ है नागरिक परिपत्र। भाग नंबर 3 पेज नंबर 171। तो नागरिक जो परिपत्र घोषणा है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरआईसी। भाग नंबर 3 पेज नंबर 165। ये देखिएगा अपीलीय शक्ति है आरआईसी सबके बारे में यहाँ पर इसमें दिया गया है। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर के अंदर। पेज नंबर 104 भाग नंबर 3। ये भी मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज है उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल इसके अंदर ये बताया गया है। ये देखिएगा नागौर के अंदर है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 44 भाग नंबर 2 पेज नंबर 213। ये देखिएगा अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल। भाग नंबर 2 पेज नंबर 270। ये देखिएगा 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है। अगला है राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 25। ये देखिएगा भाग नंबर 2 पेज नंबर 258। सीटों के बारे में एयर स्टेट के वाइज अनुसार इसमें लोकसभा सदस्य की सीटें हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये जो आज हमने एनालिसिस किया है आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओआरओ परीक्षा के अंदर है, इन्फ्यूजन नोट्स में से सीधे सीधे कितने क्वेश्चन? 95 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। और ईओआरओ वाला जो पार्ट है, ईओआरओ का जो पार्ट है उसमें प्यारे बच्चों 30+ क्वेश्चन अपने मैच हो रहे हैं। और करंट अफेयर की अपन बात करें, करंट अफेयर जो 10-15 क्वेश्चन आए थे, शायद 15 में से 11 क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स जो शेयर करती है बच्चों के साथ है, जो 11 क्वेश्चन है ऐसे कैसे मैच हो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए भी हैं। कहने का मतलब ये है
कि जिन बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स से हैंड रिटन नोट्स खरीदे हैं उनको पता है। प्यारे बच्चों, आपको मिलाना है कितने क्वेश्चन आपके मैच हो रहे हैं और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। 120 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, 120 में से आप कितना स्कोर कर रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताए होगे, जिससे क्या हम एनालिसिस कर सके कि इस बार कट ऑफ का लेवल कितना क्या है रह सकता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। और अब हम आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है हमने, तो आप अगर एसआई वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आप भाग ले सकते हो, फॉलो कीजिएगा। आप फ्री में बिल्कुल एसआई की जो तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो आरएस की एग्ज़ाम होगी उसकी भी टेस्ट सीरीज अपन जल्दी ही शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। जो इन्फ्यूजन नोट्स है, जो प्रमुख जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उन सब के हैंड रिटन नोट्स है अवेलेबल करवाती है। आप सैंपल नोट्स एक बार पढ़ के देखिएगा, सैंपल नोट्स का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क आपको इन्फ्यूजन नोट्स की जो वेबसाइट है infusionnotes.com है, वहाँ पर आपको सैंपल नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से संबंधित या अन्य कोई भी जानकारी, भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आपको लेनी हो तो ये मेरे टी शर्ट के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और बिल्कुल आपकी फ्री में काउंसलिंग करेगी। आपके मन में जो भी कोई डाउट है वो सारे के सारे डाउट आपके हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी और शानदार लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, जिससे क्या है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो नई क्लास लेकर आए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार कंटेंट है वो लेकर आए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी अन्य जो सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस का है मिलान कीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन है जो बन रहे हैं। धन्यवाद, राम राम।